हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। कल हमने भारतीय संघ में संघात्मकता के अनिवार्य लक्षणों के बारे में चर्चा की थी कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और जो संघीय शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य विशेषताएं हैं वो सभी अपनाई गई है। लेकिन भारत के लिए ये कहा जाता है कि भारत है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघवाद है। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण यह सिद्ध होता है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में एकात्मकता के लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक संविधान। जब हम अन्य विश्व के अन्य देशों से तुलना करते हैं, जैसे अमेरिका में दोहरे संविधान की प्रणाली अपनाई गई है, राज्यों के अपने अपने संविधान है और संघ का अपना संविधान है। लेकिन भारत में, पूरे भारत में सभी राज्यों के लिए, सभी केंद्र प्रशासित प्रदेशों के लिए एक ही संविधान रखा गया है और एक तरह की व्यवस्था लागू की गई है। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां। और अवशिष्ट शक्तियां यानी भारत में शक्तियों के विभाजन के बाद शेष बची हुई शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियों की सूची में डाला गया है। ऐसा अनुच्छेद 248 में वर्णन किया गया है और ये व्यवस्था भारत ने कनाडा के संविधान से ली थी। और ये सभी अवशिष्ट शक्तियां राज्य को न देकर केंद्र सरकार को दी गई है। यानी इन अवशिष्ट विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है और उसके कानून ही पूरे भारत में एक समान मान्य है। संविधान संशोधन। भारत में जो संविधान संशोधन की प्रणाली अपनाई गई है, अनुच्छेद 368 में इसका पूर्ण विस्तृत विवरण किया गया है और उसमें यह हम देखते हैं कि पूर्णतया केंद्रीय व्यवस्था है वो लागू हो जाती है, एकात्मक व्यवस्था लागू हो जाती है। यानी कि जब संविधान में संशोधन, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर लेती है। कुछ विषयों पर संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और बहुत ही कम विषय ऐसे हैं जिसमें राज्य विधानमंडलों की सहमति भी आवश्यक होती है। तब हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये भी भारत को एकात्मक स्वरूप की ओर, केंद्रीकृत की ओर ले जाती है। शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य के विधानमंडलों को है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, यानी विधानमंडल और संसद दोनों के द्वारा कानून निर्माण प्रक्रिया की जा सकती है। लेकिन जब भी कभी उनमें कोई विरोधाभास होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। और राज्य सूची पर भी कई बार ऐसी आपात स्थिति आती है कि संसद को अधिक शक्तियां प्रदान की जाती है। आपात शक्ति। जब देश में आपातकाल लागू होता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बाह्य या विदेशी शक्ति द्वारा अगर देश पर आक्रमण कर दिया जाए तो पूरे भारत के राज्यों की शक्तियां हैं वो भी संसद के पास है, वो सुरक्षित हो जाती है और उस पर निर्णय लेने का अधिकार संसद को रहता है। अनुच्छेद 356 में अगर किसी राज्य में अंतर्राज्यीय संघर्ष या कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहां राष्ट्रीय शासन है वो लागू कर दिया जाता है और उस राज्य पर सारी शक्तियां हैं वो केंद्र के पास आरक्षित हो जाती है। अनुच्छेद 360 में, हालांकि भारत में यह आपात अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है, वित्तीय आपात की स्थिति यानी आर्थिक दृष्टि से आपातकालीन स्थिति लागू की जाती है तो पूरे देश में जो भी कानून बनाने का अधिकार, अध्यादेश लाने का अधिकार है वो संसद के पास सुरक्षित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आपातकाल में पूर्णतया केंद्रीकृत व्यवस्था शुरू हो जाती है। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। जब हम देखते हैं कि यूएसए के संविधान में, जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां के संविधान में संसद के दोनों सदन में जो एक सदन है वो राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए रखा गया है, यानी सीनेट। वहां प्रत्येक राज्य को, चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, जनसंख्या कम हो या ज्यादा हो, 2-2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था है कि राज्यसभा में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सदस्यों को भेजा जाता है, सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तब
हम देखते हैं कि यहाँ जो ये असमान प्रतिनिधित्व है ये भी केंद्र की ओर झुका हुआ है। एकल नागरिकता, विश्व के अन्य संविधान जैसे यूएसए और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है और प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को कुछ विशिष्ट अधिकार भी देता है। लेकिन जब भारत की स्थिति देखते हैं कि भारत में केवल एकल नागरिकता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे दिल्ली से हो, और प्रत्येक व्यक्ति को संविधान में निर्धारित मूल अधिकार समान रूप से प्राप्त है। किसी भी राज्य के द्वारा किसी तरह की नागरिकता नहीं दी जाती, किसी तरह के विशिष्ट अधिकार नहीं दिए जाते, यानी एकल व्यवस्था यहाँ लागू की गई है। प्रारंभिक बातों में एक रूपता, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां बिल्कुल एक रूपता रखी गई है, जैसे हमारे यहाँ के दीवानी व फौजदारी कानून, चुनाव आयोग पूरे भारत में एक ही है, राज्यों का अपना अलग से नहीं है। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं पूरे भारत में एक ही संस्था के द्वारा इनकी नियुक्ति कराई जाती है, इनकी परीक्षाएं कराई जाती है और इनके लिए समान अधिकार, समान शक्तियां और समान कानून लागू है। एकल संगठित न्याय व्यवस्था, भारत में सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था लागू की गई है, यानी जब भी कभी न्यायपालिका और संसद में किसी तरह का विवाद होता है तो न्यायपालिका द्वारा संविधान के अनुसार उसकी व्याख्या करके न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत उसको पुनर्व्याख्यित किया जाता है और न्यायपालिका को सर्वोच्च बनाया गया है। राज्यों की अपनी कोई संगठित न्याय प्रणाली नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्यों के लिए भी अलग अलग पृथक रूप से एक संगठित न्याय प्रणाली विकसित की गई है, उनके अपने विशिष्ट अधिकार है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय है वह उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों को यह पूछ सकता है कि आप इस क्षेत्र में कार्य किस अधिकार से कर रहे हैं और किसी भी मामले को सीधे अपने पास भी सुनवाई के लिए बुला सकता है, यानी न्यायालय को सर्वोच्च बनाया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन पर महाभियोग की भी जटिल प्रक्रिया है और उनके अधिकार और शर्तें भी संसद द्वारा निर्धारित है। तब हम कह सकते हैं कि न्याय प्रणाली संबंधी समस्त अधिकार है वो केंद्र के पास है। राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने के बाद कुछ राज्यों के द्वारा भारत के संघ से अलग होने के लिए कुछ आंदोलन किए गए, संघर्ष किए गए। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उन परिस्थितियों को उत्पन्न होने से बचाने के लिए सन 1963 में 16वां संविधान संशोधन लागू किया और उसमें यह स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई राज्य इस तरह की गतिविधियां करवाता है तो तुरंत ही संघ सरकार द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं। अगर किसी राज्य को बढ़ाना है, घटाना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है तो इसके लिए राज्य विधानमंडल द्वारा सहमति अनिवार्य नहीं है। संसद अपने ही आधार पर ऐसा कर सकती है। हाँ, इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा विचार अभिव्यक्ति की एक सीमा होती है और ये सीमा भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है कि उक्त अवधि में अमुक राज्य है जिसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाना है, वो अपना विचार है वो अभिव्यक्त कर दे। इसका पूर्णतः वर्णन अनुच्छेद 7 में किया गया है। पूरी प्रक्रिया की राज्यों का किस तरह से सीमांकन परिवर्तन किया जाएगा अनुच्छेद 7 में लिखा गया है। तब हम कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा सहमति ली जानी आवश्यक नहीं है। संसद स्वयं ही किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। हमारे यहाँ जितनी भी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका विभाजन नहीं किया गया है। उनकी अखिल भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति है वो केंद्र द्वारा निर्धारित संस्था के द्वारा की जाती है और उनके द्वारा नियुक्त जो अधिकारी है वो राज्यों में और संघ में समान रूप से कार्य करते हैं, लेकिन उनकी वेतन, शक्तियां निर्धारण का जो कार्य है वो यूपीएससी आयोग के द्वारा ही किया जाता है और इसमें संसद ही सर्वोच्च है। जबकि हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संघ और राज्यों के लिए पृथक पृथक लोक सेवाएं हैं वो
जारी की जाती है, पृथक पृथक लोक सेवकों की भर्ती भी की जाती है। इस तरह ये 12 बिंदु है जिनके आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि भारत के संविधान में, भारत के संघात्मक शासन में ये एकात्मक लक्षण विद्यमान है। फिर अब भारत में संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षणों की विवेचना के बाद में हम देखेंगे कि भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां किस तरह की रही। के सीवैयर ने हमारे जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको अर्ध संघीय कहा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहयोगी संघवाद, मतलब संघात्मक व्यवस्था है लेकिन संघ की भूमिका है वो राज्यों के लिए सहयोगी के रूप में निभाई जाती है। संविधान सभा के अध्यक्ष BR अंबेडकर महोदय ने कहा कि भारत का है उसका कठोर संघीय ढांचा है, और कठोर संघीय ढांचा अनिवार्यता इसलिए भी था क्योंकि भारत है वो टुकड़ों में बटे होने के कारण लंबे समय तक विदेशी ताकतों के अधीन रहा था। इसलिए भारत में कठोर संघ की परिकल्पना है वो की गई और लागू भी की गई। कठोर संघात्मक व्यवस्था या केंद्रीकृत संघात्मक व्यवस्था लागू होने के बाद भी यह ध्यान रखा गया कि राज्यों को भी महत्व प्रदान किया जाए। राज्यों को महत्व प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें राज्यों के आपसी संबंधों की चर्चा करना, राज्यों के आपसी नदी जल बंटवारा है या अन्य प्राकृतिक स्रोतों के बंटवारे संबंधी जितनी भी विवाद है वो इसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया और क्षेत्रीय परिषद नीति आयोग का भी गठन किया गया। ये इन सभी संस्थाओं का गठन करके केंद्र राज्य संबंधों की तुलना की गई है। और जब हम देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आपात स्थिति में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बनकर वो कार्य करता है। इन सभी चर्चाओं से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि भारत है वो कठोर संघीय ढांचा लिए हुए हैं। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।